बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 मई 2022 और आज के इस वीडियो में 28 मई 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक यहाँ पर आपको दी जाएगी। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 2022 में बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से इस श्रृंखला को आप डेली बेसिस पर देखकर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। ये प्रश्न था कि हाल ही में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा ने अभी हाल ही में इस कह सकते हैं प्रतियोगिता को या फिर इस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है अभी हाल ही में बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में 26 मई 2022 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद एवं श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने संयुक्त रूप से अधिवेशन भवन पटना में बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा शुरू की गई ई भंडारण प्रणाली का शुभारंभ किया है और यह भंडारण के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस तरह से बिहार देश का पहला ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला राज्य बना है। अब यहाँ से जो पॉइंट आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत जो हुई है 26 मई 2022 को हुई है। इसकी शुरुआत जो किया गया फिर कह सकते हैं इससे जो लॉन्च किया गया, ये उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद और श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार जीवेश कुमार द्वारा किया गया। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में वर्तमान में दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक तो है तारकिशोर प्रसाद, दूसरी है रेणु देवी। दोनों को ध्यान रखिए। तारकिशोर प्रसाद अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री भी हैं, तो ये सारी जानकारी भी आपको ध्यान रखना। आपके एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। साथ ही श्रम संसाधन मंत्री हैं वर्तमान में जीवेश कुमार। और यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में एक जानकारी लिखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके अतिरिक्त एथेनॉल नीति को भी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। ये भी जाने के अभी हाल ही में दो प्रश्न हमने आपको बताए। एक तो पहला कि ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार, जबकि दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर आपको ये बताया कि एथेनॉल नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। दोनों को आपको यहाँ से नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब यहाँ पर हमारा अगला है दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया या फिर समझौता किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार राज्य की बिजली कंपनी ने अभी हाल ही में ये 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है या फिर समझौता किया है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार के उपक्रम सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब प्रश्न बनता है कि बिहार की कौन सी बिजली कंपनी ने अभी हाल ही में यह समझौता किया है। वो जानकारी आप अगले पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं। यह समझौता बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अर्थात BSPHCL की नॉर्थ और साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ हुआ है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, बिहार की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ अभी हाल ही में ये समझौता हुआ है। अब इस समझौते के तहत जो चीजें निकलकर सामने आई है आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। इसके तहत बांका में 75 मेगावाट एवं जमुई में 125 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। इन दोनों जिलों का चयन किया गया है, जिनमें कि आपको ध्यान रखना है, एक तो है बांका में 75 मेगावाट की और साथ साथ जमुई में 125 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी और इन परियोजनाओं से लगभग 42 करोड़ यूनिट अतिरिक्त सौर ऊर्जा जो है ये प्रति वर्ष बिहार को प्राप्त होगी। ये यहाँ से जाने की। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको ये भी दे दूं कि वर्तमान में बिहार के जो ऊर्जा मंत्री हैं ये विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब प्रश्न में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार के बांका की। आपको एक जानकारी दे दूं कि बिहार का जो पहला रोपवे है ये बिहार के राजगीर में है। नालंदा जिले के राजगीर में बिहार का पहला रोपवे है, जबकि दूसरा रोपवे का अभी हाल ही में जो उद्घाटन हुआ था ये बिहार के भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो जिला है बांका जिला, तो बांका जिला के कह सकते हैं मंदार में यहाँ पर कह सकते हैं बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया था। और यहाँ पर अगला जो हमने जिला का नाम लिखा है जमुई। जमुई की बात करें तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह ध्यान रखना आपको कि बिहार में जो पक्षी महोत्सव मनाया जाता है करलव नाम से,
तो पहला पक्षी महोत्सव जो करलव आयोजित हुआ था ये जमुई के नागी नकटी में आयोजित हुआ था। ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक बात की पुष्टि की थी कि भारत में जितने भी स्वर्ण खदान है, यानी कि भारत में जितने भी स्वर्ण की उपलब्धता है, उनमें से 44% जो हिस्सेदारी है ये जमुई जिला में है। इसकी पुष्टि भी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। और भी कई सारे फैक्ट है जमुई से रिलेटेड जो आपको यहाँ से ध्यान रखना। मैंने समय समय पर सारी जानकारी आपको दिया है। अगला होगा हमारा यहाँ पर तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मई 2022 में अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है। मई 2022 में, यानी कि इसी महीने में भी, हाल ही में कह सकते हैं, अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया किस राज्य सरकार ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा सरकार के द्वारा भी हाल ही में ये अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया गया। आपको जानकारी दे दूं कि त्रिपुरा सरकार ने मई 2022 में अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाया है। और इस नीति के तहत त्रिपुरा में 10% जो मतलब कह सकते हैं पंजीकृत वाहन होंगे, इसको इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का प्रयास किया जाएगा। इसका एक मुख्य बिंदु रहेगा, मतलब इसका उद्देश्य यही रहेगा कि जो यहाँ पर जो वाहन है इसको इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाए। इसमें अगर एक टारगेट की बात किया जाए तो यहाँ पर एक टारगेट लिया गया कम से कम 10% पंजीकृत वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना एक मुख्य रूप से इसका लक्ष्य होगा। अगर इस नीति की बात करें तो यह नीति अगर लागू किया जाता है तो त्रिपुरा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अपनाने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य बन जाएगा। पूर्ण रूप से अगर इस नीति को लागू किया जाए तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य बनेगा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला। अब यहाँ पे त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे कि त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था और यह पूर्वोत्तर भारत का एक पहाड़ी राज्य है जिसकी सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से लगती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जिसकी 3 तरफ की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो ध्यान रखना आपको, त्रिपुरा की जो सीमा ये 3 तरफ से बांग्लादेश से लगती है। अब त्रिपुरा की राजधानी अगर बात करें तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। वर्तमान राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मनीष शाह। ये जानकारी यहाँ से आपको त्रिपुरा से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट होगा चौथा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में आयोजित पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने कितना पदक जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पदक तालिका की तो भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल मिला के 23 पदक अपने नाम किया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको बता दूं कि मनामा में आयोजित पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने कुल 23 पदक जीते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, पहली बार ये आयोजित हुआ था जिसमें कि भारतीय टीम ने कुल मिला के 23 पदक अपने नाम किया। इन 23 पदकों में कौन कौन से पदक शामिल है वो आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि जिनमें 7 स्वर्ण, 3 रजत और 13 कांस्य शामिल थे। तो कुल मिला के पदकों की बात करें तो 23 पदक भारतीय टीम ने अपने नाम किया है। और इस प्रतियोगिता में मनीषा रामदास, प्रमोद भगत और तरुण ढिल्लो ने 2-2 स्वर्ण पदक जीते। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अब यहाँ पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, एक नाम आया है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत बिहार के रहने वाले एक पैरा एथलीट है। इसकी जानकारी हमने आपको बहुत बार दिया है पहले भी। अब आपको यहाँ पर कमेंट करके मुझे बताना है कि प्रमोद भगत बिहार के किस जिले से संबंधित हैं। देखते हैं कितने लोगों को ये जानकारी याद है, कितने लोगों को ये जानकारी प्राप्त है कि प्रमोद भगत बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं। अगर यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि प्रमोद भगत बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे हैं। हम चलेंगे आज के इस वीडियो के 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विवेक कुमार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय विदेश सेवा अर्थात IFS अधिकारी विवेक कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आपको बता दूं कि विवेक कुमार 2004 बैच के भारतीय विदेश सेवा यानी कि IFS अधिकारी हैं और वे संजीव कुमार श्रृंगला की जगह लगे। इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अभी हाल ही में जो BPSC एग्जाम आयोजित हुआ इसमें देखा गया कि बहुत ज़्यादा मतलब पीछे का करंट अफेयर्स भी पूछा गया, तकरीबन 2 साल के करंट अफेयर्स भी पूछे गए हैं। तो सभी पॉइंट को आपको यहाँ से ध्यान रखना है इसी प्रकार से रिलेट करके कि अभी वर्तमान में जो जिस पद पर है उससे पहले किस पद पर थे या फिर उनसे पहले इस पद पर कौन थे। इस तरह की चीज़ों को भी आपको रिलेट करके नोट करना है और अपने दिमाग में रखना है। यानी कि यहाँ से जो आपको याद रखने लायक जो पॉइंट बने हैं, यानी कि अभी हाल ही में जो निजी सचिव बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, ये बने हैं विवेक कुमार, लेकिन इससे पहले संजीव कुमार श्रृंगला थे।
अब चलेंगे आज के इस वीडियो के छठे प्रश्न पे। एक जानकारी आपको यहाँ पर यह भी दे दूं कि 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह सकते हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी पहली बार, और अभी हाल ही में 26 मई 2022 को इन्होंने अपने कार्यकाल का 8 वर्ष पूरा किया है। और आपको ये ध्यान रखना ये इनका दूसरा कार्यकाल है, ये ठीक जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के छठे प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां मई 2022 में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, केरल में भी हाल ही में मई 2022 में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आप बता दें कि हाल ही में भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 मई 2022 को तिरुवनंतपुरम, केरल में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। और जो अभी हाल ही में जो सम्मेलन आयोजित हुआ, आपको दैनिक में आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में यह आयोजित किया गया था। और यह पहली बार जो कह सकते हैं आयोजित किया गया, उसी संबंधित यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर महिला विधायकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जानकारी यहाँ से देने की, ये तिरुवनंतपुरम, केरल में भी हाल ही में ये आयोजित किया गया। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा कि भारत के 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, ये कौन से प्रधानमंत्री हैं, तो आपको ध्यान रखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं और ये स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले व्यक्ति है जो कि प्रधानमंत्री बने। अब यहाँ पर अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 से जारी किया गया। जो डिटेल जानकारी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनमें से संबंधित चीज़ों को हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को ऐड करने का प्रयास किया है। आपको जानकारी दे दूँ कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसके अनुसार देश में 48% बच्चे अपने विद्यालय पैदल जाते हैं। इस सर्वेक्षण के तहत जो चीज़ें निकलकर सामने आई है, जो उनमें महत्वपूर्ण है, उसे यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो इसके अनुसार यानी कि इस सर्वेक्षण के अनुसार 48% बच्चे भारत में अपने जो विद्यालय जाते हैं ये पैदल जाते हैं। और यहाँ पर एक बात ये भी कहा गया कि 72% छात्रों के पास घर पर डिजिटल उपकरण नहीं है जिसके माध्यम से पढ़ाई को नई दिशा दे सके। आपको ध्यान रखना यहाँ पर आपको याद रखना है कि 72% छात्रों के पास घर पर किसी भी प्रकार का कोई डिजिटल उपकरण नहीं है। हमारा अगला पॉइंट है कि पिछला राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017 में हुआ था और उससे तुलना करें तो नए सर्वे में प्रदर्शन और भी निराशाजनक मालूम पड़ता है। तो यहाँ से अगर इससे तुलना किया जाए 2017 के सर्वेक्षण से, तो एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर यह निकल कर आता है कि कक्षा 3 का गणित में राष्ट्रीय औसत अंक 57% रह गया, जो कि पिछले सर्वेक्षण में या फिर पिछले सर्वे जो 2017 में हुआ था इसमें 64% था। ये सारे महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है। राइट आंसर होगा अभिलाषा बराक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये 26 वर्ष की है और ये हरियाणा की रहने वाली है। आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार आर्मी एविएशन कॉर्प्स के तौर पर कैप्टन अभिलाषा बराक को पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनाया गया है। कैप्टन अभिलाषा की इस उपलब्धि को भारतीय सेना में गोल्डन लेटर डे के तौर पर मनाया गया। ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस उपलब्धि पर यानी कि अभिलाषा बराक की इस उपलब्धि पर अभी हाल ही में कह सकते हैं भारतीय सेना में गोल्डन लेटर डे मनाया गया, यानी कि इस डे को मनाया गया है। अगर यहाँ पे हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट पे हमने ये जानकारी आपको दिया है कि आर्मी एविएशन कॉर्प्स भारतीय सेना की सबसे युवा कोर है, जो कि 1 नवंबर 1986 को गठित किया गया था। और अगर बात करें यहाँ पर अभिलाषा बराक की, तो 26 वर्षीय अभिलाषा बराक हरियाणा की रहने वाली है। ये संबंधित जानकारी यहाँ से आप लोग को नोट कर लीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ों को नोट नहीं कर सकते, आपके पास समय का अभाव है, तो आप ऐसे में बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आप तमाम मटेरियल जो हमारे आप इस चैनल के माध्यम से देखते हैं या फिर जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह है, बिहार करंट अफेयर्स का नोट्स है, वो तमाम चीज़ें वहाँ से आप प्राप्त कर सकेंगे जो कि बिहार के परीक्षाओं पर केंद्रित है। बिहार की अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी तैयारी का सही तरीके से आप वहाँ पर आकलन कर सकते हैं। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के अगले 9वें प्रश्न पे। एक जानकारी यहाँ पर यह भी देना कि अभी हाल ही में जो ऑफर लाया गया था, ये 30 मई 2022 तक ये ऑफर है। तो ऑफर पीरियड में आपसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। अगला प्रश्न हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में मई 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के किस मौजूदा अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र बत्रा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
आपको बता दूं कि नरेंद्र बत्रा जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के मौजूदा अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आप यहां पर नरेंद्र बत्रा को इस इमेज में भी देख सकते हैं। उन्हें वर्ष 2017 में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। नरेंद्र बत्रा की बात करें तो वह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे बात करें भारतीय ओलंपिक संघ की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। हालांकि भारत ने पहली बार वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन पीचर्ड के द्वारा किया गया था। ये भी यहाँ से दाने किया। हालांकि ओलंपिक संघ की स्थापना जो हुई थी भारत में, ये 1927 में हुई थी, लेकिन पहली बार भारत का किसी, अगर हम बात करें किसी नागरिक की, तो आपको ध्यान रखना वर्ष 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था, जो कि एक एंग्लो इंडियन था जिनका नाम था नॉर्मन पीचर्ड। इन्होंने मतलब कह सकते हैं पेरिस ओलंपिक में वर्ष 1900 में भाग लिया था। अगला होगा हमारा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6,15,518.97 करोड़ रुपए का बजट अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जारी किया है। ये जानकारी आप यहां पर देख सकते हैं कि हाल ही में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 6,15,518.97 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आप यहां पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को इस इमेज में देख सकते हैं। आपको यहां से ये आंकड़े ध्यान रखना है कि 6,15,518.97 करोड़ रुपए का बजट अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया, और ये योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे अगर बात करें पिछले वर्ष की, तो उससे संबंधित एक पॉइंट हमने यहाँ पर ये ऐड किया है कि हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहले 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात कही गई है। अब यहाँ पे बात करें हम वर्ष 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बजट पेश हुआ है, इनमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसके तहत लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 6 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 523 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और भी कई सारे पॉइंट हैं जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। हालांकि यहाँ से हम आपको समय समय पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें निकल कर सामने आएगी वो डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में शामिल करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इसे जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NIT तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि जो ऑफर आपके लिए लाया गया है, आप यहाँ पर तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको BPSC मेकर ऐप पर मिलेगा। आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। ये ऑफर 22 मई से 30 मई 2022 तक ही वैध है। इसके तहत आपको जो चीज़ें मिलेगी, सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। हम यहाँ पर चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला, ये कंप्लीट जानकारी हम आपको दे चुके हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो इस वाले PDF को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें वर्ष 2021 के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह विस्तार पूर्वक यानी कि समग्र विश्लेषण के साथ किया गया है। तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह है। यहाँ से अगर आपसे पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी बिहार से संबंधित कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।